हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th स्टूडेंट के लिए उनकी हिंदी की पूरक पुस्तिका कृतिका का चैप्टर 1 माता का अंचल, जो शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया। यह एक आत्मकथ्य है। ठीक है, आइए मैं शिवपूजन सहाय के बताने के पहले माता का अंचल पाठ की थोड़ी सी सार संक्षेप बता दूं, यानी पाठ की रूपरेखा बता दूं। तो माता का अंचल शिवपूजन सहाय द्वारा लिखी गई उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। ठीक है, इसमें माता के अंचल में ग्रामीण संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशव काल के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत ही मनोहरी ढंग से चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से, यानी भोलानाथ कौन थे? शिवपूजन सहाय का नाम क्या था? भोलानाथ। तो भोलानाथ के यानी उनके बचपन के चरित्र के माध्यम से माता पिता का वात्सल्य प्रेम को दिखाया गया है। उसके साथ साथ ही ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती तथा शैतानियों का भी क्या हुआ, विस्तार में वर्णन किया गया है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि माँ का जुड़ाव अधिक होता है बच्चों से, भले ही वे अपने पिता के साथ अधिक समय तक बिताएं, किंतु जब बच्चे अपने आप को असहाय या परेशानी में पाते हैं तो वो माँ का अंचल में ही उन्हें क्या मिलती है? शांति मिलती है। माता का अंचल ही उन्हें शांति देता है। यही इस कहानी में है। चलिए आइए मैं इस कहानी को पढ़ने के पहले इसके लेखक के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शिवपूजन सहाय, तो शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनबास गांव, जिला भोजपुर, जो बिहार में पड़ता है, में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। वे 10वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नौकरी की। उसके बाद वे अध्यापन कार्य में लग गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान सरकारी नौकरी क्या की? छोड़ दी। शिवपूजन सहाय गद्य के प्रमुख लेखक हैं। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का, ये सब पत्रिकाएं हैं। कौन कौन? जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। और उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है? तो देहाती दुनिया जो उपन्यास है, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि। ठीक है, ये सब उनकी कृतियाँ। और इन कृतियों में उन्होंने क्या किया? समाज में व्याप्त विडंबनाओं, समस्याओं आदि का चित्रण किया है। चलिए, अब शिवपूजन सहाय का निधन कब हुआ था? तो शिवपूजन सहाय का निधन वर्ष 1963 ईस्वी में हुआ। चलिए अब मैं इस कहानी को स्टार्ट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। साथ ही इसकी नोटबुक की कॉपी में इसके प्रश्न उत्तर जब ये ख़त्म हो जाएगा, आज मैं पार्ट 1 लेकर आती हूँ। तो पार्ट 1 में तो पूरे ये ख़त्म नहीं होगा कहानी, तो जब ख़त्म हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करके आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कृतिका की कॉपी में कर लेंगे। यानी जो ग्रामर की कॉपी बनाए हैं उसी के हाफ पार्ट में कृतिका की कॉपी आपको बनानी है। जैसे 9th में आप बनाए थे, सेम उसी तरह 10th में हिंदी की नोटबुक की कॉपियाँ बनेगी, यानी फेयर की कॉपियाँ बनेगी। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब देख रही है, जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ क्या करते हैं? हमेशा आवाज़ करते रहते हैं, नाचते गाते बजाते रहे। मृदंग का मतलब क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है जिसे थाप के द्वारा बजाया जाता है। तो बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ नाचते गाते बजाते रहते हैं, अपने मस्ती में रहते हैं। और जहाँ बूढ़े रहते हैं वहाँ हमेशा आय व्यय में ही, खर्चे में ही, परेशानी में ही परेशान रहते हैं। अब देखिए, हमारे पिता तड़के में सुबह सवेरे उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी उनके पिताजी सुबह ही उठकर नहा धोआ कर पूजा करने बैठ जाते थे। और जो लेखक थे शिवपूजन सहाय, वो बचपन से ही अपने पिताजी के ही साथ ज़्यादा रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, यानी माता से केवल खाने पीने तक का ही संबंध रखते थे। जब भूख लगती थी, दूध पीना होता था तो माता के पास जाते थे। इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पे बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए
लिए उनको दिक करने लगते, यानी वो भभूत का तिलक लगाने के लिए अपने पिताजी को क्या करते, एक राख होता है भभूत, किसे कहते हैं, राख को, तिलक लगाने के लिए अपने पिता से जिद करने लगते, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर। वह हमारे चौड़े लीलार यानी ललाट पर त्रिपुंड यानी 3 रेखाओं द्वारा बनी हुई अर्धचंद्रकार तिलक कहते हैं त्रिपुंड को कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी बहुत अच्छी लगती थी जब उनके ललाट पे भभूत का तिलक लग जाता था। तो सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, यानी लंबी लंबी बालें थी और जब उसमें भभूत लग जाता था तो ये एकदम वो भोलेनाथ के जैसे लगते थे। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, और उनके पिताजी उन्हें प्यार से क्या कहते थे, भोलानाथ, यानी बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ, उनके पिताजी का दिया हुआ प्यार का नाम था। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर, और हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। जब ये क्या करते थे, जब वो रामायण का पाठ पढ़ने लगते थे उनके पिताजी, तो बगल में बैठे क्या करते थे, आईना में अपना मुंह देखा करते थे, और जब उनकी पिताजी की दृष्टि नज़र इनके तरफ पड़ जाती थी तो क्या होते थे, लजा जाते थे और शर्माकर आईने को क्या करते थे, नीचे रख देते थे। इस पर उनके पिताजी क्या करते थे, मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 नाम, एक रामनामा बही रखे थे जिस पे लिखते थे राम नाम, पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ की पोथी के यानी पाठ जिस रामायण पाठ के किताब के साथ बांधकर रख देते थे। फिर उसके बाद देखिए क्या करते थे, 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पे राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा की ओर चल पड़ते थे। अब देखिए इनके पिताजी का दिनचर्या क्या था, सुबह सुबह उठते, नहा धोआ कर पूजा करने बैठ जाते, पूजा करने के बाद रामायण का पाठ करते थे, और रामायण पाठ करने के बाद क्या करते थे, एक रामनामा बही रखे थे, उसमें 1000 बार राम नाम लिखते थे। 1000 बार राम नाम लिखने के बाद फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पे क्या करते थे, राम नाम लिखते थे, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को आटे की गोलियों में लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी उस समय वो उनके कंधे पर बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। अब जब वो खिलाते थे तो भी ये उनके कंधे पे ही बैठे रहते थे, और उनके खिलाना हुआ देखकर, मछलियों को खाते हुए देखकर और उनके खिलाते हुए देखकर ये हंसते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलाते थे। देखिए ये सब वात्सल्य प्रेम था जो पिता के द्वारा अपने बच्चे के लिए करते थे। अब क्या करते थे, जब लौटते थे, जब वो खिला देते थे, मछलियों को दाना दे देते थे, तो लौटते वक्त जो भी टहनियाँ झुकी रहती थी उस पर क्या करते थे, अपने बच्चे को यानी लेखक को क्या करते थे, बैठा देते थे, और उस टहनियों पे बैठा कर क्या करते थे, डालों पे बैठा कर उनको झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। अब कभी कभी खेल खेल में इनके पिताजी क्या करते थे, इनसे कुश्ती लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, यानी कभी कभी ढीला पड़ जाते थे खुद ही, और इनके बल को क्या करते थे, इन्हें ताकतवर बनाने के लिए खुद को ढीला बन जाते, और तब हम उनको पछाड़ देते थे। तब क्या करते थे, उनको हरा देते थे। कौन, ये लेखक अपने पिताजी को। यह उतान पड़ जाती और हम उनकी छाती पर चढ़ के यानी पीठ के बल पे लेट जाते, और तब क्या करते थे, लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। तब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने, यानी उनके पिताजी की लंबी लंबी मूछें थी तो क्या करते थे, उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे। तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें क्या करते थे, चूम लेते थे। फिर हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते। तब हम बारी बारी कर अपने बायां और दाहिना गाल उनके मुँह की ओर फेर देते थे, यानी दे देते थे। बाएँ गाल का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब वो अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। अब देखिए क्या करते थे,
यानी बाएं गाल का चुम्मा खट्टा और दाहिने गाल का चुम्मा मीठा लेने के बाद क्या करते थे, उनके कोमल गालों पे अपनी दाढ़ी या मूंछ क्या करते थे, गड़ा देते थे। तब हम झुंझला कर यानी तब क्या करते थे, लिखा खींच कर फिर उनकी मूँछों को नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते, यानी झूठ मूठ के रोने लगते। और तब हम अलग खड़े खड़े खिलखिला कर हंसने, तब लेकर क्या करते थे, दूर से ही खड़े होकर हंसने लगते थे, जोर जोर से खिलखिला कर। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे, यानी अपने पिताजी के साथ ही खाने भी बैठते थे चौके पर। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस, यानी गोरस किसे कहते हैं, दूध दही को, और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर गाय का रस, तो क्या होता है, दूध, भात खिलाते थे। जब हम खाकर अफर, यानी बहुत ज़्यादा पेट से अधिक खा लेना, तो अफर मीन्स पेट से अधिक खा लेना, अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। यानी उनके खाने के बावजूद भी माता को संतुष्टि नहीं होता था कि मेरा बच्चा भरपेट खाना खा लिया। इस पे पिताजी को दोष देते थे कि आप 4-4 दाना बच्चे के मुंह में कौर डालते हैं और इसे बच्चा को लगता है कि हम बहुत खा लिए और आपको खिलाने का ढंग आपको मालूम नहीं है। बच्चे को क्या करना चाहिए, पूरा भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। अब इसमें देखिए उनकी माताजी क्या कह रही हैं, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी यानी माता के हाथ से खाने पर बच्चा का पेट भरता है। अब कह रहे हैं कि मर्द जात क्या जाने कि बच्चे को कैसा खिलाना चाहिए, और बच्चों को माता के हाथ से ही खाने से ही पेट भरता है। यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर वह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। उनकी माँ कहती और ये क्या करते थे, झट से खा लेते थे और इतना जल्दी खाते थे कि इनके कहने का मतलब कि वो उड़ नहीं पाते, वे उड़ ही नहीं सकते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तब उनके पिताजी क्या आज्ञा देते थे, अब तो तुम तो खा पी के राजा हो गए, जाओ अब तुम खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। अब उसके वजह से क्या करते थे, भोलानाथ का ही दिनचर्या था, उसके वजह से वो नंग धड़ंग जैसे भी रहते थे अपना काठ का घोड़ा खिलौना लेकर और बाहर गली में निकल जाते थे। यहाँ मैं ये पार्ट 1 ख़त्म कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। तब तक यहाँ तक आप लोग लेकर पढ़ जाए और कहानी का सार संक्षेप मैं बता ही दी हूँ, और कहानी के प्रत्येक पंक्तियों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ ही इसकी नोट्स भी आपको बनानी है। जैसे ही ये लेसन ख़त्म होता है नोट्स भी बनाने होंगे, फेयर करने होंगे, इसके क्वेश्चन आंसर। हाँ, मैं एक चीज़ ये भी बता दे रही हूँ कि आपको इसे NCERT के टेक्स्ट बुक डाउनलोड करके और उसमें आपको PDF डाउनलोड करने के बाद इसके सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर की कॉपी में कर लेनी है। यानी जो ग्रामर की कॉपी, व्याकरण की कॉपी बनाएंगे उसमें आधा पार्ट में आपके व्याकरण होंगे और आधा पार्ट में आपके कृतिका यानी पूरक पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी नोट्स होंगे। दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ।